4 महीने और 3 दिन यानी कुल मिलाकर 125 दिन। इन 125 दिनों में देश की सियासत में कितना बड़ा बदलाव आया, ये हम आज आपको बता रहे हैं। हम आज आपको बता रहे हैं कि कैसे इन 125 दिनों में देश के विपक्ष की राजनीति का एक चक्र पूरा हो चुका है और अब विपक्ष की राजनीति एक नए चक्र में प्रवेश कर गई है। इस नए दौर में पुराने साथी पीछे छूट गए हैं। पहले जिन्हें साथ लेकर चलने की बात थी, आज उनसे हाथ छुड़ाने की जल्दी है। जो पहले राजनीतिक जंग में साथी थे, आज उन्हें लड़ने में अक्षम कहा जा रहा है। तो इस पूरी राजनीतिक कवायद को समझने के लिए कुछ तस्वीरों को समझना होगा। ये राजनीति के पहले सिरे की पहली तस्वीर है। तारीख है 28 जुलाई 2021, यानी आज से 125 दिन पहले। जगह दिल्ली का 10 जनपद। तब पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर थी। ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची थी। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। जब ममता मीटिंग के बाद निकली तो उन्हें छोड़ने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दरवाजे तक आए। राजनीति में इन संकेतों का बड़ा महत्व होता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे दरवाजे पर खड़े सोनिया और राहुल गांधी जाती हुई ममता बनर्जी को देख रहे हैं। एक तरफ इन तस्वीरों में अपनापन दिख रहा है क्योंकि हम बेहद अपनों को ही दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। दूसरी तरफ ये सवाल कि क्या ये मुलाकात ही आखिरी मुलाकात थी। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चंद दिन पहले दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की और आज मुंबई में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगी शरद पवार से मुलाकात की। ममता कोलकाता से मुंबई शरद पवार से मिलने पहुंची थी। इस मुलाकात में वो गर्मजोशी दिखी जो दो बेहद करीबी सहयोगियों में दिखती है। यही तस्वीर राजनीति के दूसरे सिरे की पहली तस्वीर है। तो 125 दिन के अंतराल के बाद हुई इन दो मुलाकातों से राजनीति कितनी बदली, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको एक बयान सुनाना होगा और ये जानना होगा कि महज 125 दिन में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बीच समय और विचार कितने बदल गए। एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? तो मुंबई पहुंची ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपीए नाम की कोई चीज अब नहीं बची है और गौर करने की बात यही है कि ममता ये बात शरद पवार से मुलाकात के बाद कह रही हैं। शरद पवार उनके बराबर में खड़े हैं। इसके राजनीतिक मायने हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि यूपीए की ताकत क्या है। ये वो यूपीए है जो 2 बार केंद्र में सरकार बना चुका है और पिछले 2 चुनाव में सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 90 सीटें जीती थी। गठबंधन को 26.4% वोट मिले थे। बात टीएमसी की करें तो ममता की पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली थी और टीएमसी को 3.7% वोट मिले थे। अब 2014 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपीए को 59 सीटों पर जीत मिली थी। तब यूपीए को 23.3% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी। तब टीएमसी को 3.9% वोट मिले थे। यानी दोनों लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन को ममता की पार्टी से ज्यादा सीट और ज्यादा वोट मिला। ममता जिस महाराष्ट्र में खड़ी होकर यूपीए के नेतृत्व को नकार रही थी, उसी महाराष्ट्र में फिलहाल यूपीए की ही सरकार है। ऐसे में सवाल यह कि ममता आखिर यूपीए को क्यों नकार रही थी। दरअसल ममता यूपीए को नहीं, कांग्रेस को नकार रही थी। ममता यूपीए नाम के गठबंधन की गांठ को खोलकर नया गठबंधन बनाना चाहती हैं, वो भी बगैर कांग्रेस के। शायद इसीलिए ममता कह रही थी कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ जाएं तो वो बीजेपी को हरा सकती हैं। ममता का भरोसा इसलिए है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले थे, यूपीए को 26% वोट मिले थे, अन्य पार्टियों को 36% वोट मिले थे। यानी ममता जानती हैं कि अगर यूपीए से कांग्रेस को माइनस कर दिया जाए और उसकी बाकी बची पार्टियों को तीसरे मोर्चे की पार्टियों के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। इसीलिए ममता अब कह रही हैं कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। सवाल ये कि आखिर शरद पवार जैसे नेताओं की मौजूदगी में कैसे ममता कांग्रेस को माइनस कर नया अखिल भारतीय गठबंधन बनाने की बात कर रही हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि शरद पवार फिलहाल कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल है। तो इसका भी गणित आपको बताते हैं।
दरअसल देश में राजनीतिक अब दो ध्रुवों में राजनीति बटी हुई है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बिहार, यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस ज्यादातर बड़े राज्यों से गायब है। कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह क्षेत्रीय पार्टियों के पास शिफ्ट हो गया है। इन छोटी पार्टियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि कांग्रेस कमजोर रहे। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय पार्टियां तभी मजबूत होंगी जब कांग्रेस कमजोर होगी। कांग्रेस के मजबूत होने पर बीजेपी विरोधी वोट बटेगा। कांग्रेस मजबूत हुई तो छोटी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। इसीलिए यूपी में पिछले चुनाव में जो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ थे, आज कांग्रेस से दूर हैं। इतना ही नहीं, बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस में टकराव है। इसीलिए ममता इन छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस को और कमजोर करना चाहती हैं। ममता जानती हैं कि कांग्रेस कमजोर हुई तो उसके वोटर के सामने बीजेपी के विरोध में खड़ी दूसरी पार्टियों को चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए ममता क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाने की वकालत कर रही है। ममता कांग्रेस को कमजोर करने के लिए दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ ममता कांग्रेस के सहयोगी दलों को अपने साथ ला रही हैं तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस के उन नेताओं को भी अपने साथ जोड़ रही हैं जो मजबूत हैं और कांग्रेस से नाराज हैं। ममता ऐसे नेताओं को साथ लाकर कांग्रेस के भविष्य को कमजोर करना चाहती हैं। अपने इस मिशन में ममता गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो को टीएमसी में शामिल करा चुकी हैं। मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेस विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। त्रिपुरा और असम में टीएमसी को मजबूत करने के लिए ममता ने कांग्रेस में रही सुष्मिता सिंह देव को टीएमसी में शामिल कराया है। हिंदी राज्यों में नजर रखते हुए ममता ने हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को टीएमसी में शामिल कराया। यूपी में ललितेश प्रति त्रिपाठी को टीएमसी में शामिल कराया। इतना ही नहीं, ममता अब सीधे सीधे राहुल गांधी पर भी निशाना साध रही हैं ताकि वो खुद को मोदी विरोधी चेहरे के तौर पर स्थापित कर सकें। जो लड़ाई करते हैं, अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। आखिर ममता को यह भरोसा कैसे हुआ कि वो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस को रिप्लेस कर टीएमसी को 2024 में मुख्य विपक्षी दल बनाएंगे? दरअसल इसके पीछे भी पिछले दो चुनाव के आंकड़े हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। ये आंकड़े ममता बनर्जी को भरोसा दिलाते हैं कि वो अगर पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ें तो उन्हें कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह भी जानना जरूरी है कि देश भर में निर्वाचित सदस्यों के लिहाज से टीएमसी देश की टॉप 5 पार्टियों में है। देश भर में बीजेपी के 1432 विधायक हैं। कांग्रेस के देश में 764 विधायक हैं, जबकि टीएमसी के पास 224 विधायक हैं। इसलिए ममता बनर्जी अब चुनावी राज्यों में उतरकर पार्टी का संगठन और विधायकों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इन राज्यों में संगठन खड़ा होने पर ममता के लिए 2024 में दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करना आसान होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।